So, welcome you all for the next class. Today we will going to discuss about the doctrine of lapse. हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, we were on the first war of independence, and we have learned a lot of things already about the independence, the war, the revolution, renaissance, reformation, and all of the things. What are the difference? What are the basic difference between all those points that we have already discussed in the classes? So we were just on the first war of independence. I just want to recall the above topic that we have studied already. The first was, anyone from the class will give a small review of the previous lecture. Yes, anyone? Aditi, stand up. Tell me about tell me the review that we have studied in previous lecture about those things. Sir, we have studied about the first war of independence. Okay. It was caused in 1857. The political causes of first war of independence was the expansion of British dominions and the system of subsidiary alliance, which was introduced by Lord Wellesley. And there was some points under the subsidiary alliance. अच्छा, ठीक है. We have all gone through these the topics, और वो सारी चीज़ें हैं. बैठ जाइए, sit down. पॉलिटिकल कॉजेज में हमने देखा था द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन, एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन, ये भी हमने देख लिया था. ठीक है, कैसे. पहली बात तो ये है कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू, इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल. सी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हम लोग को जानना पड़ेगा, इस पर थोड़ा डिबेट करते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ये क्या एक्सीडेंटल था, ये बस ट्रेड करने आए थे और अचानक से चीज़ें हो गई, या यह इंटेंशनल था, ये सोची समझी साजिश थी, क्या थी? एनीवन फ्रॉम द क्लास विल गिव द राइट आंसर ऑफ दिस? Accidental. Yes, Mahi. Sir, because Please give the answer to support your valid points. Sir, according to me, it was unintentionally, because they came in India just to trade, and when they saw that there is a large amount of raw material in India, and they saw there is not unity between kings, so he thought. Okay, Mahi is saying कि it was totally accidental. Sit down. And Mahi के पास एक strong point भी है अपने इस point को रखने का. क्यों? क्योंकि माही ने कहा कि जैसा कि सर, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी हु केम इन इंडिया जस्ट टू डू ट्रेड, बट when they are just trading here and there, they have traded in different provinces and kingdoms, तो उन्हें लगा कि भैया ये तो बहुत आसान चीज़ है, इससे और ज़्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं, है कि नहीं? तो उनको उनके अंदर की जो लालच थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और उन्होंने देखा कि ऑलरेडी इंडिया में जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, राइट, वो ऑलरेडी एक दूसरे में उनके अंदर यूनिटी नहीं है. उस टाइम जो मराठास थे, जो बंगाल का प्रेसिडेंसीज था, जो मद्रास का था, जो राजपूत अलग प्रेसिडेंसी बना, प्रोविंसेस उनका बना हुआ था, तो वो लोग आपस में ही क्या नहीं है, यूनिफाइड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है. तो उनको लगा कि भैया ऐसा है कि वी कैन ईजिली कंट्रोल देम. तो माही ने ये बात बोला, और माही पता है किसका लैंग्वेज बोल रही है? एक जो बड़े फिलोसफर हैं, आप वेस्टर्न थॉट्स के फिलोसफर कह सकते हैं, वो जॉन सिले. उनका भी यही कहना था कि जो एक्सपेंशन हुआ किसका, हाँ, जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश डोमिनियन का इंडिया में, इट वॉज टोटली. कैन यू प्लीज पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल? जस्ट पॉज. जॉन सिले ने बोला, अकॉर्डिंग टू जॉन सिले, कि द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया वॉज टोटली एक्सीडेंटल. क्या था? एक्सीडेंटल था, यह इंटेंशनल नहीं था. सो वी हैव वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट हियर इन क्लास, दैट इज सुयस. यस सुयस, प्लीज स्टैंड अप. एंड यू आर सेइंग कि सर इट वॉज टोटली इंटेंशनल. व्हाट आर योर वैलिड पॉइंट्स टू सपोर्ट योर आंसर?
Sir, because British and other companies of countries like France, Portugal was fighting for the overtaking India for their company to start their trade. Okay. Because India has many raw materials, so it can be somewhere intentionally so that British want to control India. Yes, exactly. बहुत अच्छा पॉइंट बोला सुरेश ने. सिट डाउन. सो अब देखिए, सुरेश ने बोला कि इन इंडिया देयर वर ऑलरेडी सो मेनी कंपनीज, so many other what provinces that was controlled under the Dutch और पुर्तगीज. बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इंडिया में पहले से आकर के क्या कर रही थी, ट्रेड कर रही थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकॉर्डिंग टू सुयस, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि भैया हम उनके जगह ले लेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल भी कर पाएंगे इंडिया को, और रॉ मटेरियल भी हमारे लिए अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो जाएगा. तो अदर जो स्कूल के जो लोग हैं, अदर स्कूल अपार्ट फ्रॉम जॉन सिले, जो अदर स्कूल्स के लोग हैं, स्कूल का मतलब समझते हैं, ये वो वाला स्कूल नहीं, यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब अलग अलग सोच के, अच्छा अलग अलग विचारधारा के लोग है ना, यहाँ से विचारधारा या फिर आप अपनी बिलीफ सिस्टम को आप कह सकते हैं ये स्कूल्स है, ठीक है, उनकी विचारधारा अलग थी. तो जो अदर स्कूल्स के लोग हैं उनका यह मानना था इट वॉज टोटली इंटेंशनल, क्योंकि अगर कोई कंपनी अचानक से यहाँ पे चली आएगी तो उनके पास इतना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन, आप देखिए ना पॉलिटिक्स को कितने ढंग से कंट्रोल किया उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, सब्सिडरी अलायंस. और सब्सिडरी अलायंस बनाने के पीछे का मकसद यही था कि वह इंडिया के ओवरऑल टेरिटरी को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए. फिर हम अभी पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हम वो भी देखेंगे, ठीक है. तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये एक्सीडेंटल था, एंड देयर आर सम पॉलिटिकल थिंकर्स जो ये कहते हैं कि इट वाज टोटली इंटेंशनल. सो दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट. आप कितना अच्छा आप पूछेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग क्या था. तो अभी मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देन एट लास्ट आई विल आस्क यू कि सर आप दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्लियर है, समझ में आया. चलिए अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा. एक प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अकॉर्डिंग टू यू what was the time, according to you what was the event where you got to know कि हाँ अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी established हो चुकी है. So there are 2 or 3 points जो अलग अलग लोगों का मानना है कि यहाँ से फाइनली स्टार्ट हो चुकी थी. वो क्या थी, फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट जो था फ्रेंच एंग्लो वॉर, जनरली इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जानते हैं, ठीक है. इसमें क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंच वाज द ओनली कंट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया में थी. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो सबसे पहले उसका जो मुकाबला था किससे था, फ्रेंच कंट्री से था. अब वहां पे एंग्लो फ्रेंच वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है. तो कुछ लोगों का मानना है वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट करती है, ठीक है. ओके, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है बैटल ऑफ प्लासी, है ना. बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757. हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1757. चलिए देख लेंगे, अगर कुछ मिस्टेक होगा आगे तो देख लेंगे. हालांकि मुझे लग रहा है 1757, यस 1757 ही है, ठीक है. तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम की इंडिया की जो सबसे बड़ा एक तरह से प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आप यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेट मी जूम फॉर यू. ओके, अच्छा ठीक है, जूम हो रहा है, हम देखते हैं. हाँ, दिख रहा है सबको यहाँ पे, बंगाल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना. अब ये देखिए, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है वो सबसे बड़ी थी, और वहाँ पे हराना किसको, बंगाल प्रेसिडेंसी को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट जाती है, उसको कन्वर्ट कर लेती है, मतलब हरा देती है. अब क्या होता है इससे कि बंगाल प्रेसिडेंसी को हराने के बाद आसपास के जितने भी प्रोविंसेस थे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बड़ौदा का है, यहाँ पे निज़ाम है, यहाँ पे मैसूर है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसीज है, यहाँ पे ग्वालियर है, इंदौर है, औध है, मेरठ है, ये सब मेजर छोटे छोटे प्रेसिडेंसीज थे. तो इन सबको लगा कि भैया जब ईस्ट इंडिया इतने बड़े प्रेसिडेंसी को हरा सकती है तो, या फिर उसको कंट्रोल कर सकती है, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ लोग का मानना है कि बैटल ऑफ प्लासी, अब ये बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ, तो यहां से कुछ लोग मानते हैं कि यहां से टर्निंग पॉइंट था, और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली हम लोगों के ऊपर क्या किया,
हम लोगों को कंट्रोल किया। ठीक है, द थर्ड पॉइंट जो है वो है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये था हमारा 1761 में। ये होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा और एक हमारे जो रूलर थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और वहां से कुछ लोगों का मानना है कि इट वॉज द टर्निंग पॉइंट। अभी टर्निंग पॉइंट क्यों कैसे था हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ अब 3 चीजें हैं, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। पहले तो जैसा मैं आपको बताता था कि मेन रीजन क्या था, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, वहीं से चीजें एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। तो ऐसे तो आप मान लीजिए कि 1700 से जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे साल दर साल, उतना ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूट्स और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। कहां पे? इंडिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी आप बैटल ऑफ प्लासी को एक मेन इवेंट मानेंगे जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली एस्टेब्लिश हो चुकी थी। कहां पे? इंडिया में। सो ये तो हमारा टॉपिक्स था जो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा समझने में और हेल्प किया होगा। आज की जो हमारी टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इससे पहले व्हाट वाज सब्सिडियरी अलायंस? एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट वाज सब्सिडियरी अलायंस? यस शाइस्ता। Subsidiary alliance was a rule introduced by Lord Wellesley. In this, there were few conditions. He introduced that they will provide protection to any territory, and their army will stay in the capital. Their army, the maintenance of the army will be provided by the territory, and all the higher posts will be acquired by British officials and no other Indians. Very good. And the last and the important point was? A small part of the territory will be given to the army for. But the main word that I want to listen from is what? रेसिडेंट। यस एग्जैक्टली। सिट डाउन साइस्ता। साइस्ता ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि एक सर रेसिडेंट का भी कॉन्सेप्ट था। व्हाट जो लोग नहीं आए वो लोग दोबारा सुन लीजिए, हालांकि यूट्यूब पे होगा वीडियो। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि अब सब्सिडियरी अलायंस था। मैं बहुत मतलब रिवाइज करता हूँ इस चीज़ों को, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है इस टॉपिक को पहले भी। तो समझिए सब्सिडियरी अलायंस में 3-4 चीज़ें थी। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी विल आस्क फॉर सिक्योरिटी कि भैया दूसरे जो अलग अलग छोटे बड़े जो हमारे अलग अलग जो क्या है किंगडम्स है उनसे पूछेंगे कि आपको सिक्योरिटी की तो नीड नहीं है। और क्योंकि एक दूसरे के ही लोग उस टाइम उन लोगों की माइंडसेट क्या थी, उस टाइम की ये माइंडसेट थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को क्या करें, अपने अंदर कंट्रोल में रखें। तो इसके लिए एक जो निज़ाम है वो बॉम्बे को कंट्रोल करना चाह रही थी, मैसूर मराठा से ये आगे जाना चाह रही थी। एक होड़ लगा था कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये क्या है कि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनियां पावर में आ गई है तो उन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस नाम का एक रूल एस्टेब्लिश किया। ये रूल क्या था कि भैया वी विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, लखनऊ है। अब लखनऊ को क्या चाहिए भैया, प्रोटेक्शन चाहिए दूसरे इससे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी कि भैया सबसे पहले आप एक काम करो, अपने आपका जो कैपिटल है जहाँ से आप चीज़ें कंट्रोल करते हैं वहाँ पे हमारी खुद की आर्मी जाएगी। पहला पॉइंट, समझ रहे हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, उसके एवज में आप हमें या तो पैसा देंगे या तो अपने लखनऊ का ही एक छोटा सा एरिया मुझे दे देंगे। क्लियर है? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रेसिडेंट का। क्या मान लीजिए लखनऊ को ग्वालियर से कांटेक्ट करना है, लखनऊ को बड़ौदा से कांटेक्ट करना है, कुछ हेल्प चाहिए तो वो खुद नहीं करेगी। उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसका? रेसिडेंट का। किसका? हाँ, कि दीज आर जस्ट लाइक डिप्लोमेट्स। आज के डेट में जो डिप्लोमेट्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस है ना, जो इंडिया के एम्बेसडर्स होते हैं, दूत होते हैं हिंदी में जिसको कहते हैं, जो दूसरे कंट्री जा करके इस अपने ही देश को रिप्रेजेंट करते हैं और अब हमारा रिलेशन दूसरे देश के साथ कैसा होगा इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप वैसा ही समझ लीजिए कि एक रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आया सब्सिडियरी अलायंस में, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि आपको अगर लखनऊ को हेल्प चाहिए किसका, बड़ौदा का, तो खुद वहां का राजा नहीं जाएगा। कौन जाएगा? रेसिडेंट जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? सो दिस वाज द सब्सिडियरी अलायंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पॉलिटिकल कॉजेस। ये हमें नहीं भूलना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पॉलिटिकल कॉजेस, कि राजनीतिक रूप से ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण रिवोल्ट, ये जो है ना 1857 का रिवोल्ट हुआ। समझ में आ रहा है? राजनीतिक रूप से कौन कौन से कारण थे। तो दूसरा हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1846 टू 1856। अब हमारे कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन है? कब से कब तक थे? 46 टू 56। लगभग 10 साल लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के रहे। कहां पे? इंडिया में।
अब ये हुआ क्या, हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस एंड कंक्वेस्ट शोस क्लियरली दैट द टेरिटरी ऑफ नो इंडियन प्रिंस वाज सेफ. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएटेड सेंस of alarm among the ruling chiefs. The doctrine meant that when a ruler of dependent state died without a natural heir, the state passed back to the English company. सिंपल रूप में समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या, कि मान लीजिए कि कोई एक टेरिटरी है और इसका कोई ए नाम का कोई किंग यहाँ पे है. अगर इसका खुद का कोई एक नेचुरल हेयर नहीं है, खुद का एक अपना बेटा, खुद का एक अपना संतान नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि, तो वह टेरिटरी अपने आप किसके हाथ में चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाएगी. समझ में आ रहा है, दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. समझ में आ रहा है. और ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या चाहिए, होल ऑफ इंडिया चाहिए. क्लियर है. आप समझते हैं इसके आगे होता है क्या है. फिर डलहौजी क्लेम दैट द हेयर्स अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ कंपनी कुड इनहेरिट ओनली द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द डिकीज रूलर एंड नॉट हिज टेरिटरी. अब कहता है कि भैया ठीक है, बेटा बेटी तो हुआ नहीं उनका, लेकिन मान लीजिए इफ एनी अदर किंग जो कि क्या कर ले, वो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, तो उस केस में क्या होगा, क्या वो राजा बनेगा, क्या उस टेरिटरी को कंट्रोल करने की उसकी पावर आ जाएगी. तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी कहता है कि नहीं, अगर आप किसी राजा ने किसी को अडॉप्ट भी किया है तो सिर्फ राजा की खुद की जो प्रॉपर्टी होगी सिर्फ उसी का हकदार होगा. वो कौन, अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड, वह पूरे टेरिटरी का मालिक नहीं होगा. So this was doctrine of नवाब वाजिद अली शाह. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा. नवाब वाजिद अली शाह was deposed on ground that Awadh was not being managed well. अब जो हमारे नवाब वाजिद अली शाह तो थे, उनको यह बोला गया था कि भैया वो मिस गवर्नेंस या मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा सुयस ने बोला है ना, कि भैया वो अवध को क्या नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, उनका जो काम करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है. अवध को एक बेहतर राजा या फिर बेहतर इंस्ट्रक्टर की क्या है, नीड है. अब होता क्या है कि ऑन February 13 फरवरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, याद रह जाएगा आप लोग को. ठीक है, कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ कंपनीज डोमिनियंस. द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज सर्टेनली द केस ऑफ हाई handedness on the part of the company. The British seem to have broken all the pledges and promises of the ruling chiefs. Its impact as follows. उन्होंने सिर्फ इतना छोटा सा बात बताया कि नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो अवध को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और बस इतना कह करके वो सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेती है. और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, फर्स्ट What were the first consequences? It led to the saking of the army of Awadh. अवध की जो, अब देखिए, जो एक राजा है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे किंगडम को, उसकी खुद की आर्मी के साथ एक अलग बॉन्ड होगी, है ना. अब अचानक से कोई दूसरा राजा आ जा रहा है, उसको ओवरटेक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फीलिंग, वो सेंटीमेंट्स ये वाला राजा के साथ वो चीजें नहीं आ पाएंगी. तो वही चीज हुआ सबसे पहले कि वहां की जो आर्मी है पूरी तरह से सेक हो गई, हिल गई. दूसरी बात, सेकंड, this caused the resentment among those soldiers of British Indian Army who came from Awadh. और इसके कारण हुआ क्या कि जो ब्रिटेन, अब जाहिर सी बात है जो ब्रिटेन है वो अकेले तो इतनी बड़ी कंट्री को, इतना बड़ा प्रोविंसेस को रूल कर नहीं सकता है. तो ब्रिटेन के आर्मीज में भी कुछ अवध के आर्मी होंगे ना, सोल्जर्स होंगे. उनके अंदर एक रिसेंटमेंट आ गई, एक कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आया इस बात से, भैया हमारे ही किंगडम को तुम सिर्फ नवाब जो हमारे क्या है, नवाब वाजिद अली शाह को आप ऐसे हटा दोगे, हमारे ही राजा को, और हम ही को तुम बोल रहे हो वहां पे जाकर के चीजें करो, तो उनके अंदर एक द्वेष की भावना आ गई. फिर अब क्या होता है, इवन अमंग द तालुकदार्स और जमींदार्स ऑफ अवध देयर वाज वाइड स्प्रेड dissatisfaction because the British had confiscated their states and अवध played a major role in the war of 1857. क्योंकि अवध का है ना पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा था, और जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी वहां की आर्मीज बहुत ज्यादा होगी, वहां का पावर बहुत ज्यादा होगा. तो ये भी एक कारण बनता है एनेक्सेशन ऑफ अवध, जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 होती है. समझ में आया. तो आपको पॉइंट्स कैसे लिखना है, द फर्स्ट वाज सब्सिडियरी अलायंस, द सेकंड वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड द थर्ड इज एनेक्सेशन ऑफ अवध. और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए अभी जल्दी. बताइए, क्वेश्चन बताइए, पूछिए. अरे बोलो.